वेलकम बैक। आज हम इस सवाल का जायजा ले रहे हैं कि बैंक लोन्स कर्ज हैं या करप्शन। मेरे साथ डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मौजूद हैं और हमें कराची में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर इशरत साहब जो स्टेट बैंक के गवर्नर रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी इस वक्त मेरे साथ हैं। इन्होंने सर्कुलर 29 डेटेड 15 अक्टूबर 2002 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो सर्कुलर जारी किया उसको इन्होंने फेडरल शरीयत कोर्ट में भी कंटेस्ट किया हुआ है और इस वक्त इनका एक लेटर गया है टू द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। सो ही फील्स कि ये सर्कुलर जो आपके गवर्नर स्टेट बैंक होते जारी हुआ तो दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इट्स इन वायलेशन। देखिए जी, बात ये थी कि नेशनलाइज कमर्शियल बैंक्स जो थे जी उनमें इतनी ज्यादा नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हो गए थे कि 25% ऑफ द पोर्टफोलियो जो था वो सारा इस वक्त नॉन परफॉर्मिंग में था 1999-2000 में। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो इंटरेस्ट रेट्स थे वो 21-22% तक पहुंच गए थे और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो थी बिल्कुल खत्म हो गई थी। इंडस्ट्रीज जो थी वो सिक हो गई थी, उनके पास वर्किंग कैपिटल नहीं था। और दूसरी बात ये थी कि ये सारे जो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स थे ये फिक्टिशियस थे, इन्फ्लेटेड एसेट्स थे कि आपका लोन 100 रुपए का तो ओरिजिनल था, लेकिन क्योंकि आपने 100 रुपए का लोन वापस नहीं किया तो उसके ऊपर मार्कअप ओवर मार्कअप और पेनल्टी करके वो आपके ऊपर बुक्स में 500 रुपए का दिखाया जाता था। अब आप मुझे खुद बताइए कि जो 100 रुपए वापस नहीं कर सकता है वो 500 रुपए कैसे वापस करेगा। और वो अपनी बुक्स को इन्फ्लेट करते थे और बताते थे कि जी हमारे एसेट्स जो हैं वो इतने एक्सपेंड कर गए हैं। तो ये एक किस्म का बिल्कुल फसाद था जिसको खत्म करना था, बैंक्स की बैलेंस शीट्स को क्लीन अप करना था, सिक इंडस्ट्रीज को रिवाइव करना था और बैंकों को इस काबिल बनाना था कि वो सही एसेट्स दिखा के और प्राइवेटाइज हो जाएं। तो उसके लिए हमने 4 प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटेजी बनाई कि जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं उनको तो हमने नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में भेजा और मैं आपको बता सकता हूं कि 110 केसेस वहां रेफर हुए और बिलियंस ऑफ रुपीस जो थे उन्होंने रिकवर किए हैं इसमें। दूसरा पॉइंट ये था कि हमने एक कॉर्पोरेट इंडस्ट्रियल रिस्ट्रक्चरिंग कॉर्पोरेशन बनाई जिसके तहत ये था कि वो लोग जो कि डिफॉल्ट में थे और विलफुल डिफॉल्टर थे उनके एसेट्स हमने सीआईआरसी को ट्रांसफर कर दिए और सीआईआरसी ने थर्ड पार्टीज को ओपन पब्लिक ऑक्शन के जरिए उनको डिस्पोज ऑफ किया। तो उससे भी लोन की काफी रिकवरी हुई और जब ये सीआईआरसी बनी तो बहुत सारे लोनीज ने जो नॉन परफॉर्मिंग में थे उन्होंने जाके सेटलमेंट किया बैंकों के साथ और बैंकों की रिकवरी जो है कैश रिकवरी वो काफी बढ़ गई। डॉक्टर साहब की बातों से लग रहा है कि इन्होंने जो कदम उठाया दिस वाज वेरी प्रैक्टिकल और इससे कुछ ना कुछ रिकवरी हो रही थी और मे बी यू नो पीपल बिकेम मोर कॉन्शियस एंड कॉन्शियंशियस। जैसे इन्होंने कहा कि इन्होंने 110 केसेस नैब को भी रेफर किए, तो आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपसे ये बड़ा क्लियरली अर्ज कर दूं कि स्टेट बैंक की 93 से 96 तक जो स्टेट बैंक ने इन बैंकों के कर्जों के मुतालिक कहा था उसमें उन्होंने ये कहा था कि ये आम हालात में खराब होने वाले कर्जे नहीं हैं, ये गठजोड़ है बैंकर्स का और जो पॉलिटिकल प्रेशर्स के तहत बोरोवर्स का रॉन्गफुल पर्सनल गेन्स के लिए। इससे पहले गवर्नर स्टेट बैंक ने ये कहा था कि इन कर्जों को माफ करने वालों को भी माफ नहीं किया जाएगा और जिन लोगों ने ये कर्जे माफ कराए हैं उन पर क्रिमिनल केसेस किए जाएंगे, ये स्टेट बैंक के गवर्नर ने कहा था। और उन्होंने ये कहा था कि इनके लिए कोई जाए पनाह नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा था कि ये कर्जे जिस मकसद के लिए लिए गए थे उसके लिए इस्तेमाल नहीं हुए, दूसरे मकासद के लिए कर लिए। फेडरल एंटी करप्शन कमेटी ने यह कहा था कि ये कोलूजन है, ये क्रिमिनल केसेस हैं। उसके बाद जो था फेडरल ओम्बड्समैन ने भी यही बात की थी और खुद मैंने सेनेट कमेटी को फाइनेंस को 96 में 3 दिन तक प्रेजेंटेशन दी थी, उनकी भी यही राय थी कि ये कोलूजन है, ये कर्जे नहीं है, दिस इज लूट एंड प्लंडर, इनको माफी नहीं मिल सकती। तो मेरा अर्ज करने का मकसद ये है कि जो आदमी बैंक के साथ फ्रॉड करता है, कोलूजन करता है और कई सालों तक ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, उनको एक तो हम माफ नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में अगर किसी के पास पर्सनल एसेट्स हैं, वो पार्टनरशिप है, तो उसको हम क्यों नहीं पर्सनल एसेट्स को अटैच करते? ये हम क्यों कह रहे हैं कि 87% ऑफ दी
475% جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ پرسنل ایسٹس بھی انفلیٹڈ ریٹس پہ دکھائے گئے تھے اور پھر بورونگ بھی شاید اسی کے مطابق ہوئی. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ان دی اینڈ پوچھوں گی کہ یہ جو ڈاکٹر شاہد حسن نے باتیں کی آپ اس پہ کیا سمجھتے ہیں اور آپ کا ویو پوائنٹ ڈاکٹر یعقوب جو اسٹیٹ بینک گورنر تھے اراؤنڈ 96 ان سے اتنا ڈفرنٹ کیوں ہے؟ جی میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں تقریر کرنا اور ایموشنل ہونا اور الزام تراشی کرنا وہ بہت آسان کام ہوتا ہے. جب آپ ایک رسپانسبل پوسٹ پہ پہنچتے ہیں آپ کو قانون کی کارروائی کا پورا کرنا چاہیے. میرے چیف ایڈوائزر جو تھے لیگل وہ ایک بہت معزز ہستی تھے جسٹس مامون قاضی صاحب جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہ چکے ہیں اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے. انہوں نے ہر کیس جو میں نے ریفر کیا ہے اس کی لیگل بیسس دیکھ کر انہوں نے کہا ہے کہ ان کے ایسٹ آپ فریز کر کے CIRC کو دے دیں یا نیب کو دے دیں یا یہ سرکولر 29 میں چلے جاتے ہیں. تو ہم نے بہت اس کے اوپر کام کیا, بخور کام کیا, اور سرکولر 29 ایک ٹرانسپیرنٹ نان ڈسکریمنیٹری یونیفارم پالیسی تھی اور بورڈ آف ایوری بینک واز allowed to examine each case. ڈاکٹر صاحب آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس سرکولر کے بعد غریب اور امیر کے بیچ میں بہت بڑا گیپ آ گیا ہے بیکاز یہ تو وہ 5 لاکھ سے کم والے جو قرضے ہیں ٹریکٹرز کے اور چیزوں کے ان کو کسی طریقے سے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا. یہ دیکھیں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. یہاں گمراہ کرنے کے بڑے طریقے ہیں, مس انفارمیشن کرنے کے. 2,42,000 چھوٹے قرضے دار جو کہ ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک کے اور SME بینک کے تھے ان کو اس سرکولر کے تحت فائدہ ہوا ہے. 1 لاکھ کے, 50,000 کے, 2 لاکھ کے, 3 لاکھ کے, 4 لاکھ کے یہ قرضدار تھے. اور یہ میں نے 2003 کی اپنی انسٹیٹیوٹ آف بینکرز کو جو رپورٹ دی ہے اس میں یہ کلاسیفیکیشن بتایا ہے. لیکن پاکستان میں طریقہ کار یہ ہو گیا ہے کہ کیونکہ ہم اپنی پوائنٹ آف ویو کو پریویل کرنا چاہتے ہیں تو فیکٹس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے. تو میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ سے یہ سوال پوچھ لیا کہ چھوٹے کو قرضے نہیں معاف ہوئے. یہ تو ہر ایک کے لیے تھا, چھوٹے اور بڑے سب کے لیے تھا. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب فار بینگ ود اس ہیئر ٹوڈے. ناظرین ہم یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد ہم اپنے یہ ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.